अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरवत अयूब शाह है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ यूके में। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि इस वक्त कोविड-19 जो है जो तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एंड कोलीग्स जो हैं वो या तो इसका खुद शिकार हो चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड हैं, बट जनरली भी सबका मोरल काफ़ी लो है। लेकिन ओवरऑल जो है जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो कि वेस्ट में भी है, क्योंकि एक नई बीमारी है, लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो एक स्ट्राइकिंग चीज़ थी। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद हाई रिस्क ग्रुप में हूँ, इसको इसलिए इसको क्लोजली फॉलो कर रही थी। और आई थिंक बीइंग अ मेडिकल पर्सन हम में से कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि चाहे आप किसी स्पेशलिटी में चले जाएं, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, रेस्पिरेटरी, कोई भी स्पेशलिटी हो, आपको इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर स्पेशलिटी में डील करनी पड़ती है। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि रेफरेंसेस के साथ जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको आप तक पहुँचाऊँ और क्लेरिफाई करूँ कुछ चीज़ें। बेसिकली अगर हमें पैथोफिजियोलॉजी इसकी समझ आ जाए, क्योंकि अब तो तकरीबन 6-7 महीने इसको हो गए हैं, तो काफ़ी कुछ जो है हमें अंडरस्टैंडिंग इसकी हो चुकी है। बेसिकली हमें पता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर होता है। जो इसकी एंट्री है, रेप्लिकेशन जो है वो बेसिकली एल्वोलर एपिथेलियम में इनिशियली होती है थ्रू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। लेकिन ये अप्रूव हो चुका है कि ये वायरस जो है आपकी इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स को, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो एक इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, उसको ये डैम्प डाउन करता है, थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेशन जो है थोड़ी सी अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और चूँकि ये रिसेप्टर सिर्फ आपके लंग्स में नहीं है, बल्कि आपके हार्ट, गट, किडनीज, लिवर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है वेस्कुलर एंडोथेलियम में ये है। और जब वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन जाता है, वहाँ पे रेप्लिकेट करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो ये देखा गया कि वॉन विली ब्रेन फैक्टर के लेवल्स काफ़ी इन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, और वो आपके ब्लड वेसल में आके वो जो एक थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना होता है उसको शुरू कर देता है। तो बेसिकली आपकी बॉडी में लंग्स आगे फैल के एक पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, एक तूफान आ जाता है जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, क्योंकि पूरी इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में चली गई है। अब तक जितना डाटा आया उसके मुताबिक तकरीबन 80% पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर जाएंगे। 20% ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत होगी। वो 20% कौन है हमें नहीं पता है। इनिशियली अगरचे उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, लेकिन अब उसमें से यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं, विदाउट एनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। और उन 20 में से जो है 5% ऐसे होंगे जिनको एक्सटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ेगी या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये परसेंटेज हैं, बट एक्चुअली दे आर रियल पीपल जिनकी आगे भी एसोसिएशंस होती हैं। तो अगर हम कोशिश करें थोड़ी सी कि अपनी तरफ से बेहतरी के लिए कोशिश करें, तो ये नंबर्स जो हैं शायद बेहतर भी हो सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं प्रिवेंशन, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, स्पेशली इस कंडीशन में जहाँ पे हमारे पास क्योर का ही नहीं पता। तो क्योर में स्पेसिफिकली मैं इनिशियली नॉन स्पेसिफिक चीज़ें से जो हैं जो नॉट स्पेसिफिकली कोविड से रिलेटेड हैं, बट आपके इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम को जो है वो करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट नींद, कोशिश करें 7 से 8 घंटे आपकी नींद पूरी हो, बिकॉज ये प्रूव हो चुका है जनरली कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है। और इस वक्त आपको अपनी इम्यून सिस्टम जो है एट द बेस्ट चाहिए रादर देन लो चाहिए, इसलिए कोशिश करें कि आप सोएं। दूसरा जो है हाइड्रोथर्मल थेरेपी है, जो कि इनफैक्ट 1918 जो स्पेनिश फ्लू था उसमें भी ये देखा गया था कि वो भी प्रीटी मच यही सिचुएशन थी कि कोई ट्रीटमेंट नहीं थी अवेलेबल। उसमें जिनको ये हाइड्रो ट्रीटमेंट गर्म और फिर एकदम ठंडे पानी का जो है उनमें मोर्टेलिटी कम थी। और ये बेसिकली आपके अगेन इम्यून सिस्टम को जो है वो करता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ता है और फिर आप उसको एकदम ठंडा करते हैं। तो जब आप क्लिनिक से आएँ, ठंडा शावर लें 5 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए कोल्ड लें, फिर 5 मिनट के लिए गर्म, और साबुन से। साबुन बहुत सिंपल थिंग है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस आई थिंक हम बहुत इग्नोर करते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने शायद पांडे धोए हों ना धोए हों, लेकिन हम सबको ही पता है कि हमारे जो है खाने जो होते हैं वो इतने ऑयली होते हैं।
लेकिन आप देखें जब उन बर्तनों में हम डिटर्जेंट डालते हैं तो ये इनफैक्ट जो काफ़ी पाकिस्तान में उस ज़माने में भी ऐड आते थे, वो एक चख करके दिखाते हैं, आवाज़ सीख निकाल के दिखाते हैं कि देखिए कितना साफ़ हो गया है। तो बेसिकली जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं ये ऑयल को डिज़ोल्व करते हैं, लिपिड को डिज़ोल्व करता है। और बेसिकली जो ये वायरस है ये इसकी आउटर लिपिड लाइनिंग है और अंदर उसका जो है एक आरएनए जीनोम है, दैट्स ऑल। अगर आप उसकी आउटर कवरिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे सोप के साथ, ख़त्म हो जाएगा वो। तो शावर लें, बाकी तो सारे जो प्रोटेक्शंस आप लेते हैं वो लेंगे। एक और चीज़ जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद हम में से बहुत से लोगों को अवेलेबल ना हो क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास ये फैसिलिटी होगी, जंगलों के पास रह रहे हैं या थोड़े से रूरल एरियाज़ में जो रह रहे हैं, जंगल में थोड़ा एक्सरसाइज करना, वॉक करना। ये जापानीज़ ने रिसर्च की हुई है इस पे। इनफैक्ट 3 सीरीज़ स्टडीज़ में उन्होंने किया था और उन्होंने देखा था कि अगर आप जंगल में हफ्ते में 1 दिन भी वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट 1 हफ्ते तक रहता है और वो आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है और आप कर सकते हैं तो प्लीज़ डू इट। फिर कुछ खाने की जिस चीज़ें, विटामिन सी उसके कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सब जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। इसका इनफैक्ट प्रूवन इफेक्ट भी है सेप्टिक शॉक, आईवी इन सेप्टिक शॉक एंड एआरडीएस। तो आप लें, और अगर कोई पेशेंट आपके पास मतलब सीवियर आता है तो ज़ाहिर है आई डोंट नो कि क्या गाइडलाइंस आपकी बनती हैं, लेकिन यू शुड ट्राई टू कंसिडर आईवी विटामिन सी। विटामिन डी रेगुलर लें, अगेन ये इम्यून सिस्टम को आपके इम्प्रूव करता है। लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है जिंक, बिकॉज जिंक हैज़ बीन प्रूवन कि ये जो कोविड का एक एंजाइम है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो उसकी रेप्लिकेशन में काम करता है, हेल्प करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो जिंक ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंक आयन है और उसको पुश करने के लिए आयनोफोर्स की ज़रूरत है। तो खाने में जो है उसको क्वारसिटिन हम ये लोग यहाँ पे बोलते हैं, जो बेसिकली कलर्ड पिगमेंट होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। पाकिस्तान में आई थिंक आप लाल प्याज ले सकते हैं, आलू बुखारे में। सेब मुझे नहीं पता कि इस वक्त तो मेरा ख्याल है पता नहीं अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तो सीज़न में आता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्वारसिटिन है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और किस क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। ये तो आगे जनरल, क्योंकि अगर हम एटलीस्ट अब कोशिश करें कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। अब आ जाते हैं बेसिकली कोविड इटसेल्फ। डायग्नोसिस, बेसिकली अब तो ये हो रहा है कि अगर कोई पेशेंट आता है फीवर के साथ और चेस्ट कंप्लेंट्स के साथ with a history of contact, even sometimes with no history of contact, but this is the first thing that you have to suspect. पाकिस्तान में मुझे जो बताया गया है वो ये है कि पीसीआर जो है, जो कि WHO भी पीसीआर टेस्टिंग कर रही थी, और अनफॉर्चुनेटली वेस्ट में भी किसी ने काफ़ी देर तक नहीं किया था, लेकिन क्योंकि इसकी रीज़न खैर उसकी तो अलग रीज़न्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे बताया गया कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये कम होता है, जबकि ये सिर्फ 2/3 केसेस में पॉजिटिव होता है। तो अगर नेगेटिव आता है लेकिन उसके टिपिकल सिम्टम्स हैं, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे जा रही है या टिपिकल वो सिम्टम्स हैं, तो यू कैन नॉट से कि जी आपको कोविड नहीं है, ठीक है। इस केस से उस लिहाज से अगर आप देखें सीटी स्कैन जो है, जो वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, शायद 3 से 4 हज़ार मुझे बताया गया, 3 से 4 हज़ार में होता है, उसकी सेंसिटिविटी जो है 97% है। तो और एक्सरे चेस्ट भी चीपर है, उसमें आपको बायलैटरल नज़र आएंगी। तो ये तो एक्सरेज और उस पे हो गए। बाकी आप रूटीन ब्लड करवा सकते हैं जिसमें आप लिम्फोसाइट काउंट देखें कि क्या है, स्पेशली अगर लो हैं तो ये वो पेशेंट्स हैं जो सिवियरिटी, क्योंकि हम अभी बात की थी कि इम्यून सिस्टम जो है उसको लो करता है, और ये देखा गया कि जिनमें लिम्फोसाइट काउंट लो होता है वो सिवियरिटी की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आप इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवाएं, लाइक CRP है, सीरम फेरेटिन है, उनका PT करवाएं। डी डाइमर शायद एक्सपेंसिव हो, लेकिन अगर PT भी आपका पड़ा हुआ है तो आप को एक आइडिया देगा कि कोएगुलेशन सिस्टम उसका कहाँ पे है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। नथिंग इज़ प्रूवन, लेकिन इसको हम बोलते हैं कंपैशनेट यूज़ ऑफ मेडिकेशन।
या रीपर्पसिंग ऑफ मेडिकेशन, बिकॉज ये एक एमरजेंसी की सूरत में पूरी दुनिया पे आया हुआ है। इस वक्त कोई मेडिकेशन जो है वो, क्योंकि बाहर जितनी मेडिसिन आती हैं वो ट्रायल से गुजरती हैं और वो फिर अप्रूव होती हैं और फिर वो मार्केट में यूज़ के लिए आती हैं, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। तकरीबन सालों लग जाते हैं, 2 से 6 7 डिपेंडिंग क्या है। तो इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये कर सकें। तो जो दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, इनिशियली जो 2 दवाइयाँ काफ़ी शुरू हुई थी, वो थी रेमडेसिविर एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। रेमडेसिविर जो है वो बेसिकली आपका जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको रोकता है, बिकॉज़ ये एटीपी एनालॉग है। इसका एक हिस्सा जो है वो वायरस की तरह लगता है, तो जब वो वायरस रेप्लिकेट हो जाता है वहाँ पे जाके लग जाता है और उसके बाद रेप्लिकेशन बंद हो जाती है। इसके काफ़ी ट्रायल्स हुए थे यहाँ पे, लेकिन हॉस्पिटल्स में ये दिया गया था और उसमें भी मिक्स रिज़ल्ट्स आए थे, इसलिए कि हॉस्पिटल्स में वो पेशेंट्स यहाँ पे थे डेफिनेटली जो कि सीरियस थे। और हमने पहले भी यही कहा है कि जो ये डिज़ीज़ है इनिशियली ये आपके लंग और उसके बाद फिर ये स्प्रेड कर जाता है। तो जितनी आप ट्रीटमेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिव आपके इनिशियल वायरल रेप्लिकेशन की स्टेज पे, जब आपके एल्वोलर एपिथेलियम में है, अगर उस वक्त स्टार्ट की जाए उसके इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि उसको छोड़ा जा रहा हर वक्त में, जब वो पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से नीचे जा रही हो और मेंटेन ना कर सके विदाउट ऑक्सीजन। तो ये एक था, लेकिन पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इनिशियल रिजल्ट्स आए थे, स्टडीज़ आई थी चाइना से, फिर फ्रांस से। डेड चीप मेडिसिन पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे मलेरिया इंडेमिक है, आई थिंक एटलीस्ट मुझे तो याद पड़ता है कि जब हम लोग वहाँ पे होते थे तो कोई भी पेशेंट फीवर के साथ आए, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन तो करवा नहीं सकते थे इतने एक्सटेंसिव, तो एंटीबायोटिक के साथ आपने एंटी मलेरियल देनी होती थी। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान में लोग क्यों डरे हुए हैं। मैं ख़ुद इसको अपने प्रैक्टिस में यहाँ डर्मेटोलॉजी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ करती हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, बिकॉज मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल पता है कि ये कितना सेफ़ है। प्लीज़ डरें मत। इतनी चीप ट्रीटमेंट आप बिल्कुल टर्न ओवर कर सकते हैं इस वॉर को अपने लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ आपके और इसका एक एक्शन नहीं है, इसके मल्टीपल एक्शंस हैं जिसको आप बाद में ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर आप उसको शुरू में कर लें इस सस्ती दवाई से, आपको कोई आप शायद ये गेम चेंजर आपके लिए हो जाए। और इसीलिए मुझे नहीं समझ आ रही है कि पाकिस्तान में लोग क्यों डरे हुए हैं इसको देने से, कि कार्डिक हम लोग देते हैं। हम लोग इवन जहाँ वेस्ट में आपने एक आपका रूटीन एक वो होता है कि कोई भी दवाई स्टार्ट करने से पहले आपको एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं। हमने आज तक कभी ईसीजी नहीं करवाई है, सिवाय कि हम क्लिनिकली उसको रूल आउट कर रहे हैं कि इसको कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, हम आज तक ईसीजी भी नहीं कराते। सो प्लीज़ आपके अगर कोई मिसकॉन्सेप्ट्स हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, चूँकि मैं ख़ुद इसको अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे इसकी सेफ्टी प्रोफाइल का पता है। चूँकि नए हैं और चीज़ों ने आना था, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये पीएच इंक्रीज़ करता है लाइसोसोम्स में, और उस पीएच इंक्रीज़ की जब पीएच बढ़ जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, तो जो वायरस है वो अटैचमेंट उसकी कम हो जाती है, प्लस उसकी रेप्लिकेशन कम हो जाती है, प्लस उसकी असेंबली जो उसके बाकी जो मतलब पूरा वायरस एक जो बनना होता है, असेंबली होनी होती है, वो कम हो जाता है, उसका रिलीज़ कम हो जाता है, तो ये आपको स्लो डाउन करता है। प्लस ये आपके जो है इम्यून मॉड्यूलेटर है। इंटरल्यूकिन 6 जो आप 6 लाख में जो दवाई जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं आखिर में, ये उसकी प्रोडक्शन को रोकता है। जो आप एंटीकोएगुलेंट एक्सपेंसिव दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त आप क्या गाइडलाइंस यूज़ कर रहे होंगे, जो
एंटीकोएगुलेंट्स आप दे रहे हैं, इसका एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट है, ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में यूज़ होता है एज एन एंटीकोएगुलेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। प्लीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह नहीं हैं जिस तरह से प्रपोज किया गया है। अब तो आ गया है कि जो स्टडीज़ की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हाई मोर्टेलिटी है, वो डाटा फेक था। और उससे पहले भी जो स्टडीज़ अमेरिका की वेटरन हॉस्पिटल्स की जो थी उसमें यही देखा गया था कि ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में तो वही पेशेंट्स आ रहे थे जो सीरियस थे, और फिर सीरियस में भी ज़ाहिर है वो असेस करते थे कि अब इन पेशेंट्स ये इतने सीरियस हैं कि इनको ट्रीटमेंट देनी है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग डरें मत, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आप दें। बहुत से डोजेज रिजीम्स हैं, मैं आपको कोई डिक्टेट नहीं करवाना चाहती, आप देख लें, उसमें बहुत से डोजेज हैं। इवन अप टू मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जहाँ पे मैं अप टू 600 मिलीग्राम देती हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट पेशेंट्स को नहीं होता। आई का भी जो है वो एक्यूमुलेशन डोजेज होते हैं, प्लीज़ आपके इमीडिएट नहीं होता है। और जो हार्ट का हो रहा है कि कार्डिक इफेक्ट हो रहा है, वो तब उस क्योंकि हम तो पेशेंट्स की ऑटोप्सीज नहीं कर पा रहे इस वक्त, तो हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है ये आपका कार्डिक प्रॉब्लम कर रहा है या वायरस की वजह से आपको कार्डिक प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए अगर आप इनिशियली ट्रीट करेंगे तो वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वायरस की वजह से उसको भी अवॉइड करेंगे आप। प्लस इसका हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर आप प्रोफाइलैक्सिस डोज में भी लेंगे, बिकॉज इसका हाफ लाइफ जो है बिटवीन 3 to 8 वीक्स है, तकरीबन 1 से 2 महीना आप लगा लें अगर आप एक डोज लेंगे तो आपकी बॉडी में। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ जहाँ ऑर्गन्स ये कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहे हैं, आपके लंग्स में, आपके लिवर में, आपके किडनीज में, आपके हार्ट, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसका वाइड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए प्लीज़ इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इसका एंटी वायरल इफेक्ट है, इसका एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट है। प्लीज़ डोंट बी स्केयर्ड। अब तो इवन इंडिया से भी आ गया है कि वो प्रोफाइलेक्टिकली अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं और उनमें 80% जो है वो अफेक्ट हो मतलब इफेक्टिव है 80% केसेस में। तो प्लीज़ डरें मत। इसका बहुत सी यहाँ पे पॉलिटिक्स उसके बारे में हो चुकी हैं, उसके रीजंस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ये समझ लें कि इंसान जहाँ पाकिस्तान में इंसान है वहाँ वेस्ट में भी पाकिस्तान में अगर इंसान है तो वेस्ट में भी इंसान ही है, फरिश्ता नहीं है। इसलिए प्लीज़ हम लोग जहाँ जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है इससे डरें मत, इसको यूज़ करें। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ज़ाहिर है मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरा मेन मकसद जो सिर्फ था वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए क्लियर करने के लिए था ये सारा कुछ। लेकिन और भी बहुत सी हैं, उसके बाद भी मैं देखूँगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वीडियो अगर बना सकी, डिपेंडिंग अपॉन क्या होता है। लेकिन आई थिंक एवरी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, सबके प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर रहे हैं, जो पेरिफ्रीज में बैठे हुए हैं, जो इंडिपेंडेंटली बैठ के काम कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग देम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जब अगर उनको कोई कार्डिक इरिथमिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत डरें, क्योंकि यही पे अगर आप उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब वो आपके पास इनिशियली आएंगे तो वो बाद में ये नहीं बोलेंगे जी जहर का टीका लगा रहे हैं, बिकॉज जहर ऑलरेडी फैल चुका है। जब आप उसको इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर का टीका लगा रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गॉन केसेस। इसलिए पेशेंट्स बोल रहे हैं कि जहर का टीका लगा रहे हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि आप उनको समझाएं कि ये मसला है। तो आई होप कि मैं कुछ चीज़ें क्लेरिफाई कर चुकी हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूँगी, प्लीज़ आप लोगों में से किसी ने कांटेक्ट करना हो, कोई चीज़ क्लेरिफाई करनी हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई होप वी कैन विन दिस। और मुझे पूरा यकीन है कि एटलीस्ट पाकिस्तान, इंडिया, जो कंट्रीज़ जिनमें ये एंडेमिक है, ये सिर्फ इस डेड चीप मेडिसिन के साथ ये पूरा वॉर जो है, क्योंकि वहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं, सॉरी मैं डिस्कस नहीं, मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहती, बट BCG का भी इफेक्ट है, बहुत सी और हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत करें, इंशाल्लाह ये सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।